हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जीके जीएस की इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 68th वीडियो है। इससे पहले 67 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोज़ में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी हम साथ साथ कवर करते जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपाही म्यूटिनी ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सिपाही विद्रोह किसे कहा जाता है? सिपाही विद्रोह या सिपोय म्यूटिनी ये कहा जाता है 1857 की क्रांति को। 1857 की क्रांति को सिपोय म्यूटिनी या सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन हुए? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल जो है ये 1856 से 1862 तक था। कब से अब तक? 1856 से 1862 तक जो है लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था। और ये भारत के पहले वायसराय बने थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के विश्वविद्यालयों की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के विश्वविद्यालयों की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी। तो ये भी किसके कार्यकाल में हुई थी? ये भी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुई थी, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। लॉर्ड कैनिंग जो है ये 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोसेस इज बीइंग यूज्ड इन डेयरी फॉर सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। डेयरी में दूध से क्रीम को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, डेयरी में दूध से क्रीम को अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो क्रीम होती है वो दूध से हल्की होती है और जब दूध को तेज़ तेज़ घुमाया जाता है तो क्रीम जो है वो किनारों पर आ जाती है और जो दूध होता है वो सेंटर में रह जाता है। यही होती है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। अब सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक पे वॉशिंग मशीन भी काम करती है। वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धुलते हैं वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के थ्रू ही होता है। और जो दूध से मक्खन निकाला जाता है वो भी किसके थ्रू निकाला जाता है, यानी कि किस तकनीक के थ्रू निकाला जाता है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन तकनीक के थ्रू ही निकाला जाता है जो दूध से मक्खन निकाला जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नॉट कंसिडर्ड एज द प्लैनेट एनीमोर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अब ग्रह नहीं माना जाता है? तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि प्लूटो को अब ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया है। देखिए फ्रेंड्स, जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है इसने 2006 में, कब? 2006 में जो है ग्रहों की परिभाषा दी थी, जिसके अनुसार कोई भी खगोलीय पिंड तभी ग्रह माना जाएगा जब वो एक तो सूर्य की परिक्रमा करता हो, दूसरा गोलाकार का हो, तीसरा अपनी कक्षा के आसपास का जो क्षेत्र है उसको साफ कर सके। तो देखिए, ये जो 3 कंडीशंस हैं इनमें से जो पहली 2 कंडीशन है उसको तो प्लूटो फुलफिल करता है, लेकिन जो तीसरी कंडीशन है कि अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को साफ कर सके, तो वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। इसी वजह से प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है और इसको ड्वार्फ प्लैनेट घोषित किया गया है। याद रखिएगा, ड्वार्फ प्लैनेट किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्लूटो को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज़ द फर्स्ट मल्टी टारगेट मिसाइल फ्रॉम इंडियाज़ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। भारत की लंबी दूरी की मिसाइलों में से पहली बहुलक्ष्य मिसाइल कौन सी है? तो भारत की लंबी दूरी की मिसाइलों में से पहली बहुलक्ष्य मिसाइल है अग्नि 5। कौन सी है? अग्नि 5। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड नहीं है। तो देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये असम में स्थित है, असम में स्थित है और इसको 1985 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है मुंबई में और इसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता था और इसको 2004 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये स्थित है राजस्थान में स्थित है और इसको भी 1985 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। लेकिन लीनिंग टेम्पल ऑफ हूण का झुका हुआ मंदिर जो है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन बाय द नेम गुरुदेव। गुरुदेव नाम से किसे जाना जाता है, तो गुरुदेव नाम से जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव के नाम से जाना जाता है और उन्हें ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है इन्हें गुरुदेव की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय बने थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और इन्होंने राष्ट्रगान की रचना की थी, ये तो हम सभी जानते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटू अनदर फॉर्म यूजुअली कन्वर्ट्स वन टाइप ऑफ एनर्जी सिग्नल इंटू अनदर सिग्नल इज। वह उपकरण जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करता है, आमतौर पर एक प्रकार के ऊर्जा सिग्नल को दूसरे सिग्नल में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वो उपकरण या वो डिवाइस जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करता है या ऊर्जा के एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में परिवर्तित करता है, उसको कहा जाता है ट्रांसड्यूसर। क्या कहा जाता है, ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। और ट्रांसड्यूसर के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो देखिए माइक्रोफोन जो है ये ट्रांसड्यूसर का एग्जाम्पल है। लाउड स्पीकर, एंटेना, सोलर सेल, जनरेटर और मोटर, ये सब क्या है, ये ट्रांसड्यूसर के एग्जाम्पल हैं जो एनर्जी है उसकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ट्रांसड्यूसर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट मेल मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले पुरुष सदस्य कौन बने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जिसको NCW कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1992 में। 21 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो जयंती पटनायक ने इसका नेतृत्व किया था। और देखिए इसमें सारी क्या थी, इसकी जो मेंबर्स थे वो सारी महिलाएं थीं और इसके पहले मेल मेंबर कौन बने थे, तो IAS आलोक रावत जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले मेल मेंबर या पहले पुरुष सदस्य बने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग के जो प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो रेखा शर्मा, ये याद रखिएगा, रेखा शर्मा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन बाय द निकनेम कांट मिस स्विस इन टेनिस। टेनिस में कांट मिस स्विस उपनाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, टेनिस में कांट मिस स्विस उपनाम से जाना जाता है मार्टिना हिंगिस को कांट मिस स्विस के नाम से जाना जाता है टेनिस में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इरेडिकेटिंग ब्लड स्ट्रीम लॉस बाय फ्रॉम यूरिन प्रोडक्शन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ। मूत्र उत्पादन से रक्त प्रवाह की हानि को खत्म करना किसका प्राथमिक कार्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो यूरिन प्रोडक्शन होता है, यूरिन प्रोडक्शन से ब्लड स्ट्रीम लॉस को ख़त्म करना जो है ये किडनी का काम होता है। किसका, किडनी या गुर्दे का काम होता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए प्राइवेट नेटवर्क एक्सेसिबल ओनली टू एन ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ इज कॉल्ड। एक निजी नेटवर्क जो केवल संगठन के कर्मचारियों के लिए सुलभ है क्या कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी एक प्राइवेट नेटवर्क जो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवेलेबल होता है, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ के लिए सुलभ होता है, उसको कहा जाता है इंट्रानेट। क्या कहा जाता है? इंटरनेट कहा जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नेटवर्क टोपोलॉजी नीड्स हब फॉर इट्स वर्किंग। किस नेटवर्क टोपोलॉजी को काम करने के लिए हब की आवश्यकता होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार टोपोलॉजी को काम करने के लिए हब की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु गेव मॉडर्न प्रोडक्ट्स रूल विच सेज दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। आधुनिक प्रोडक्ट्स नियम किसने दिया था जो कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 1913 में हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया था आधुनिक आवर्त नियम। और इसी नियम के अनुसार उन्होंने बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तत्वों के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके एटॉमिक नंबर के आवर्त फलन होते हैं या उनके पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? ये हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, हेनरी मोजले। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रोमांटिक डांस ऑफ हिल ऑफ कुमाऊं विच इज परफॉर्म्ड ऑफन इन विंटर एंड स्प्रिंग सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा कुमाऊं की पहाड़ी का रोमांटिक नृत्य है जो अक्सर सर्दियों और वसंत ऋतु में किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुमाऊं की पहाड़ियों में सर्दियों और वसंत ऋतु में किया जाने वाला जो रोमांटिक नृत्य है उसको कहा जाता है चपेली। चपेली जो है ये कुमाऊं की पहाड़ी का रोमांटिक नृत्य है और इसको छोलिया नृत्य भी कहा जाता है। क्या? छोलिया नृत्य भी इसको कहा जाता है। अगर ऑप्शन में आपको छोलिया दिया हुआ है तो वो भी करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, चपेली नृत्य। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रांत वॉज डीकमीशन्ड फ्रॉम सर्विसेज इन। भारत के पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत को सेवा से कब हटा दिया गया था। तो भारत के पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत को सेवा से हटाया गया था 1997 में। कब? 1997 में जो है INS विक्रांत को सर्विस से डीकमीशन किया गया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 1997। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट टू वेपराइज्ड लिक्विड्स मिथाइल एल्कोहल एंड एसीटोन। कौन सी प्रक्रिया दो वाष्पीकृत तरल पदार्थ मिथाइल एल्कोहल और एसीटोन को अलग करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो दो वाष्पीकृत तरल पदार्थ मिथाइल एल्कोहल और एसीटोन को अलग करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या आंशिक आसवन की प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है अल्कोहल और एसीटोन को अलग करने के लिए। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्वदेशी राज लीग। स्वदेशी राज लीग के संस्थापक कौन थे। तो स्वदेशी राज लीग के संस्थापक थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट जो है स्वदेशी राज लीग की संस्थापक थी। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टडी ऑफ डिजीज इन प्लांट एंड द वे द प्लांट रेजिस्ट द इन्फेक्शन एंड एनकाउंटर्स इट इज़ नोन एज। पौधों में रोगों का अध्ययन तथा जिस प्रकार पौधे संक्रमण का प्रतिरोध करते हैं और उसका सामना करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें बताना है कि पौधों में रोगों का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ डिजीज़ इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है पौधों में रोगों के अध्ययन करने को। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झेलम, चेनाब एंड रावी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। झेलम, चेनाब और रावी किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये तो थोड़ा आसान क्वेश्चन है। झेलम, चेनाब और रावी जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। झेलम, चेनाब और रावी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नासा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेस प्रोग्राम एंड रिसर्च। नासा अंतरिक्ष कार्यक्रम और अनुसंधान के लिए
जिम्मेदार है? तो देखिए नासा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेस प्रोग्राम एंड एरोनॉटिक्स रिसर्च। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, एरोनॉटिक्स रिसर्च। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो 1 मई 1897 में। 1 मई 1897 में जो है इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन प्लांट्स बट नॉट इन एनिमल्स? निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद है लेकिन जानवरों में नहीं? तो इनमें से कौन सा एलिमेंट सिर्फ पौधों में मिलता है, जानवरों में नहीं मिलता है? तो देखिए सेलुलोज। सेलुलोज जो है ये सिर्फ पौधों में पाया जाता है लेकिन जानवरों में सेलुलोज नहीं होता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सेलुलोज। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, who is appointed to the highest position for an indefinite duration for the Supreme Court? सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पद पर अनिश्चित अवधि के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पद पर अनिश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द फादर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज? भारतीय सिविल सेवा के जनक कौन है? तो देखिए भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीर धवल खाड़े इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग गेम्स? वीर धवल खाड़े निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो वीर धवल खाड़े जो है ये स्विमिंग यानी कि तैराकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्विमिंग से संबंधित है वीर धवल खाड़े। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है ये क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है। हु इज़ नोन बाय द निक नेम कांट मिस स्विस इन टेनिस? टेनिस में कांट मिस स्विस उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शंस है सानिया मिर्जा, मारिया शारापोवा, मार्टिना हिंगिस या फिर सेरेना विलियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर सम अप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।